नमस्कार साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एचएससी में आपका स्वागत है। देखिए, आरएलआई कानपुर का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है 2026-27 के लिए। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ से एडीएस करना चाहते हैं, यानी कि पीडीएस करना चाहते हैं, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन आया है वो 31 जुलाई को पब्लिश हुआ है। लास्ट डेट जो है आपको अप्लाई करने का मेल के थ्रू वो 10 अगस्त दिया गया है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 12 अगस्त को बनेगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, वो 17 अगस्त लास्ट डेट है। फिजिकल वेरिफिकेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का है वो फॉलोड बाय एडमिशन एंड फीस डिपोजिट वो 19 तारीख है। और पीडीएस का जो कोर्स स्टार्ट होगा वो 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो कोर्स के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, ये पीडीएस कोर्स है और ये आरएलआई से करने के बाद इसकी वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ड्यूरेशन जो है ये फुल टाइम कोर्स है, ठीक है। और जो मेथड है, मेथोडोलॉजी वो आपका लिखा है। देखिए, जो कोर्स करने के क्लासरूम लेक्चर्स होना है, केस स्टडीज़, वो क्लासरूम आपका स्टडी होगा। और आपको इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होगा आपका कोर्स के दौरान। फिर नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट उनको अपना अरेंजमेंट करना है फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड ऑल। एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो यूपी का है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग आपका ये एग्जामिनेशन होगा, जो भी आपका फाइनल एग्जामिनेशन होना है। तो हर एक आरएलआई सीएलआई जो है ना, वो मतलब कि वहाँ जिस स्टेट में है ना, वहाँ की स्टेट बोर्ड से वो एफिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल आरएलआई कोलकाता वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से एफिलेटेड है, यानी कि वहाँ का डिग्री मिलता है। जिस तरह से ये सीएलआई मुंबई है वो एमएसबीटी की डिग्री देती है। आपका ये जो आरएलआई कानपुर है वो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का डिग्री देती है। तो इस तरीके से जो आरएलआई चेन्नई है वो डायरेक्टर, वो कुछ डीटीओ मतलब कि जो एक है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, उसका डिग्री रहता है। तो आपका जो भी आरएलआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती है, बट जो डिग्री मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट की डिग्री मिलती है। तो चलिए वो सब बात बाद में करेंगे। पहले इसके लिए जो कानपुर के लिए जो क्वालिफिकेशन, आरएलआई कानपुर के लिए जो पीडीएस के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी मेजर सब्जेक्ट है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बीएससी एमएससी जो है विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम यूजीसी। डिप्लोमा अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किए हैं तो स्टेट बोर्ड से तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। बीई बीटेक जो है एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड से उसका यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो चाहिए वो बीई बीटेक वालों के लिए 2 साल और डिप्लोमा वालों के लिए जनरली लोग 5 साल मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 साल बोला है, 2 साल इन इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और डिग्री इन साइंस। सुपरवाइजर के मिनिमम 2 years इन केस ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यहाँ देखिए डिप्लोमा वालों के लिए भी 2 साल ही लिखा है इन्होंने, लेकिन कुछ आरएलआई जो है 5 साल लेती है डिप्लोमा वालों के लिए। जो आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 31 जुलाई 2026 तक लास्ट डेट कंसिडर किया गया है, ठीक है। और इसमें आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसी BOCW रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, या जो जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ से फैक्ट्री एक्ट, उस फैक्ट्री का अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं उस कंपनी का अगर फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या BOCW एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या बिल्डिंग या फिर डॉक पोर्ट या डॉक एक्ट के अंदर डॉक वर्कर्स जो वेलफेयर एक्ट है 1986 उसके अंदर रजिस्टर्ड है, तभी उसका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी भी कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस लेटर देगा तो वो कंसिडर नहीं करेगा। रिजर्वेशन जो है वो BT UP विल बी फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूट। जो फीस है वो 25,000 रुपये पूरे साल का लगेगा। कॉशन मनी आपको एडमिशन से 2500 रुपये जमा करना है। एग्जामिनेशन फी आपको जो भी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो बता दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको अपना फॉलो करना है, ठीक है। तो उसका फाइनल एडमिशन जो होगा वो जो भी शेड्यूल और एप्लीकेशन नॉर्म्स हैं ये BT UP का उसके अकॉर्डिंग होना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ करना है आपको, जो भी आप जो PDF बनाओगे, जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ना, तो वो सारा PDF आपको इस वाले ID पे भेजना है। आप लोग ध्यान से रखिए, इस वाले ID पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना है। HOORLI.kanpur@dgfastly.nic.in पे ही ओनली कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद क्या है ना, और जो भी आगे एनेक्सर्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा, उस आईडी पे भेजिए। और सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट आपको इस तरीके से लिख करके रखना है। कोई डाउट, सब्जेक्ट आपका ये रहना है।
उसके बाद क्या है कि आपका जो रीजन्स है, यानी कि आरएलआई कानपुर में कौन कौन बंदे अप्लाई कर सकते हैं उसका एक लिस्ट है कि आप अगर इस स्टेट में काम कर रहे हैं तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। पहला वैसे जो कंपनी जो बड़ी बड़ी PSUs हैं वहाँ के जो अपने वहाँ से NTPC, BHEL, ब्रिज एंड रूफ, BHEL, तो ये सब के जो एम्प्लॉई हैं वो कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है कि मेरे एम्प्लॉय को आप ये कोर्स करवा दो। दूसरा होता है जो बड़ी MNCs जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जैसे L&T हो गई और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, अशोक लीलैंड हो गई, वहाँ के वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करती है, तो उसको भी कंसिडर करते हैं। तीसरा होता है नॉन स्पॉन्सर, जिनको कोई स्पॉन्सर नहीं करता, वो खुद चाहते हैं कि हम इन कॉलेज से PDIS करें, तो वो खुद अपने आप को जाके खुद अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके लिए रूल्स अलग अलग है। तो मान लीजिए जो सेल्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं वो किस किस स्टेट में काम करेंगे तो वहाँ उनका एक्सपीरियंस वो उसको ये कॉलेज कंसिडर करेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये हर एक दिया करिए। और वर्किंग इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, देखिए क्लियर लिखा है, ये देखिए, जो मध्य प्रदेश में काम कर रहा हो, छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हो, उत्तराखंड में काम कर रहा हो, राजस्थान में काम कर रहा हो, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हो, ठीक है। NCR वाला को कंसिडर नहीं किया है, वो फरीदाबाद में भी कंसिडर करे, ठीक है, फुलफिल, तो उसको ही कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कोई बंदा बिहार में है वो आरएलआई कानपुर में अप्लाई करेगा उसको कंसिडर कर लेगा। तो आप इन स्टेट में काम कर रहे हैं तभी आपको कंसिडर करेगा। और जो बंदा नॉन वर्किंग है, जो अभी काम नहीं कर रहा है, तो उसका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, अगर वो उसके आधार कार्ड पे अगर वो बिहार का एड्रेस है, तभी वो आरएलआई कोलकाता में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्लिच समझना पड़ेगा, ये नहीं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बंदे गलत आरएलआई में अप्लाई कर देते हैं, उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। और जो करंटली एम्प्लॉय नहीं किए गए हैं, देखिए क्लियर लिखा है, जो अभी करंटली एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो क्या है कि उनको अपना जो डोमिसाइल रेसिडेंस सर्टिफिकेट पे आधार है, तो अगर उस मध्य प्रदेश का एड्रेस है, छत्तीसगढ़ का एड्रेस है, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एड्रेस है, तभी वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, जहाँ लिस्ट आपका पब्लिश किया जाएगा। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल्स, लाइब्रेरी, टीचिंग प्रोफेशनल, क्लासरूम, लेबोरेटरी, एकोमोडेशन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे रूम मिलता है। जो स्पॉन्सर कैंडिडेट उनको 100 रुपीज़ पर डे हॉस्टल का चार्ज लगता है, और जो नॉन स्पॉन्सर है उनको 50 रुपीज़ पर डे का हॉस्टल का चार्ज लगता है, क्लियर। और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रूम मिलता है, जो पहले जाएंगे, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, रैम्प, ये तो ठीक है, रैम्प्ड वॉकवेज हैं, प्लेग्राउंड अवेलेबल है। अटेंडेंस चाहिए आपको, 100% अटेंडेंस चाहिए। और कभी भी किसी भी कॉस्ट में अगर 75% से अटेंडेंस कम होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है एग्जामिनेशन में बैठने में। और ये सच बात है, क्योंकि मैं आरएलआई कोलकाता का खुद पास आउट हूँ। मेरा अटेंडेंस, मुझे डेंगू हो गया था तो मेरा अटेंडेंस कम गया था, तो बहुत दिक्कत हुई थी मुझे एग्जामिनेशन बैठने में। मुझे बाद में बैठ करके जो भी लेक्चर्स थे वो अटेंड करने पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अगर इन केस ऑफ मेडिकल है तो वो कंसीडर कर सकते हैं। अगर विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका है तो वो कभी बहुत मुश्किल होता है कंसीडर। यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म के बारे में बताया गया है यहाँ पे, देखिए कि ऑल कैंडिडेट ड्रेस को ग्रे बॉटम, वाइट टॉप फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड वाइट शर्ट एंड ग्रे फुल पैंट फॉर मेल कैंडिडेट। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्री कैंटीन में है, डिसिप्लिन है, ये है। चलिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर नाम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद आपको मेलिंग एड्रेस यहाँ पे डालना है, करेंट प्लेस ऑफ वर्किंग डालना है। फिर ये आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। फिर मदर टंग जो भी आप डालिएगा वहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है, यानी कि 10th में कितना आया था, 12th में क्या आपका मार्क्स था, टोटल BE डिप्लोमा में क्या था आपका, ME MTech में क्या था। फिर हायर एजुकेशन अगर कुछ है तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे सारा वो डालना है, एक्सपीरियंस का, जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है बस वही डालिएगा।
टोटल एक्सपीरियंस वगैरह हो गया। उसके बाद जो स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं या नॉन स्पॉन्सर्ड हैं, ये दोनों को अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन फिल करना है। देन ओनली स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए आपको ये कंपनी के लेटर हेड पे ये लेटर आपको टाइप करके देना होगा। आपकी कंपनी के HR टाइप करके देंगे आपको, अंडरटेकिंग बाय स्पॉन्सर ऑथर, ये भी आपका स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए है। एंड द नेक्स्ट वन है, ये आपका चेकलिस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चेकलिस्ट आप कभी भी जब PDF बनाएंगे ईमेल करने के लिए, तो ये आपको सारा देखना है। आपका नेम सही है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपने SSC रिटेंस ऑनवर्ड्स आपने दिया है कि नहीं, डिटेल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है कि नहीं, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट अगर आप स्पॉन्सर हैं तो आपका कंप्यूटर और साइन है या नहीं, आपका जो फोटो है वो अटेस्टेड है कि नहीं, यानी साइन किया है कि नहीं फोटो के ऊपर, आपने प्रेजेंट नेम और DOB मैच कर लेंगे, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और एप्लीकेशन फॉर्म में किया है कि नहीं, आपको ये 10 अगस्त से पहले फॉर्म भेजना है। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट वाला एनेक्सर आपने फिल किया है कि नहीं, अंडरटेकिंग वाला एनेक्सर फिल किया है कि नहीं, एड्रेस प्रूफ, लाइसेंस कॉपी आपने अपने जिस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर लगाया है वहाँ का लाइसेंस कॉपी भी लगाना है। तो ये सब चीज़ आपने अभी तो मान लीजिए यहाँ पे यानी कि अगर आप स्पॉन्सर है तो लाइसेंस कॉपी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप जिस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर शो करेंगे ना, उस कंपनी का भी ये फैक्ट्री लाइसेंस पेपर मांग देते हैं। तो कभी कभी कुछ RLIs में ऐसे भी केस आए हैं। तो आप चलिए, वो तो आप जिस टाइम जाएंगे वहाँ पे मालूम चलेगा, लेकिन मोस्टली केस में वो कंसिडर कर लेते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही अप्लाई करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे। ये 14 पॉइंट का जो चेकलिस्ट है, ये चेक करने के बाद ही आप फॉर्म भेजेंगे अपना सिग्नेचर, नेम और एप्लीकेंट लिखने के साथ। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल को बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ 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 दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।